बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने अपने ही पॉडकास्ट में जिक्र किया कि इंडियन इलेक्शन के अंदर सस्ती और मियारी शराब के नारे लग रहे हैं। हम आपको सस्ती और मियारी शराब देंगे, आप हमें वोट दें। और कैसी अजीब हैरत की बात है कि ये नारा कामयाब हो गया। जिस शख्स ने यह नारा लगाया वो आज दी मोस्ट पावरफुल पर्सन बना हुआ है। नरेंद्र मोदी उसके पीछे, बीजेपी उसके पीछे, इसलिए कि उनको गवर्नमेंट बनाने में उसकी मदद दरकार है। हाँ साहब, ये नारा तो काम कर गया। हाँ, हमें भी नहीं पता था कि नारा काम कर जाएगा। हमने इसलिए किया था कि ये एक नई बात थी इंडियन इलेक्शंस में कि कोई लीडर, कोई नेता वो आके जलसों में, इलेक्शन कैंपेन में नारा लगाएगा कि हम लोग सस्ती और म्यारी शराब आपको देंगे। वो नारा काम कर गया। ये आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्राबाबू नायडू थे, जिनकी तेलुगुम देशम पार्टी 16 नशिस्तें जीत चुकी हुई है। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मसला क्या बना हुआ है जी कि उनके पास इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, उनके पास 241 सीटें हैं बीजेपी के पास, बीजेपी पार्टी के पास। लेकिन बीजेपी जिस अलायंस में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, उसकी 293 सीटें हैं। बिल्कुल ऐसी है। एनडीए के बलबूते पे जाएं तो हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी अपने बलबूते पे जाए तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। 272 चाहिए सीटें ना टोटल। 272 लोकसभा की निश्चितें चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। हाँ बिल्कुल। आपके पास 272 सीटें होंगी तो आप खुद हुकूमत बना सकते हैं। आपको अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, उन्होंने तो आपको सपोर्ट करना ही करना है, लेकिन आप ओन योर ओन आज खुद नहीं होता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी हुकूमत बना सकूँ और नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे जी। अब उनके पास 241 सीटें हैं, ठीक है। 31 सीटों का फर्क है, ठीक है। कांग्रेस इत्तेहाद जो था नहीं, एनडीए का, कांग्रेस की मैं बात बाद में करूंगा। पहले मैं एनडीए की बात करता हूं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 293 सीटें मिली, जिसमें से 241 सीटें बीजेपी के हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो चंद्राबाबू नायडू है, टीडीपी का सरबराह, इसके पास 16 सीटें हैं। और दूसरा एक शख्स है नीतीश कुमार, जो बिहार का वजीर आला है और ये जनता दल यूनाइटेड का सरबराह है, उसके पास 12 सीटें हैं। अब ये 16 सीटों वाला, 12 सीटों वाला, ये दो बंदे हैं जिसकी पूजा आरती उतारी जा रही है इस वक्त बीजेपी की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो कांग्रेस इनको लिफ्ट नहीं करा रही है। मुझे तो पता चला कि कांग्रेस भी इनके पीछे पड़ी हुई है। आप राजनीति को, जब मैं राजनीति का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो राजनीति के कलाकार, सबसे बड़े कलाकार नीतीश कुमार हैं। अच्छा, बिहार के वजीर आला। अच्छा, वो कैसे हो सकता है कि वो दरवाजा एक बंद कर दे दूसरा खोले? उन्होंने सारे दरवाजे खोले होते हैं कि ये बीजेपी का दरवाजा है, जय जयकार आवाज आएगी ना तो उसके जवाब में कहेंगे जय जयकार। नरेंद्र मोदी बुलाएगा जय राम, तो आगे से ऐसे ही जवाब जाएगा। इधर से राहुल गांधी कहेगा, कांग्रेस कहेगी, या इंडिया जो इत्तेहाद है वो कहेगा, उधर भी वो जय जयकार। ये लोग ऐसे नहीं होते कि एकदम फैसला कर लें। राजनीति ने इनको सिखाया है कि आपने राजनीति ही करनी है और राजनीति आपने कलाकार के तौर पे करनी है। बिल्कुल, राजनीति कलाकार के तौर पर करने वाला भारतीय इलेक्शंस में कामयाब होते रहे हैं, मिसालें हैं। इसीलिए राजनीति के कलाकार आज भी मौजूद हैं। अब ये चंद्राबाबू नायडू है, हैरत की बात है कि जो इसने कहा था ना, इसकी मुखालिफ जो जमात थी आंध्र प्रदेश में, वो थी YSR कांग्रेस पार्टी। उसका सरबराह रेड्डी है, जगन मोहन। वो भी वो शराब के स्कैंडल वाली बात और वही सारा कुछ जो हमने पहले जुड़ जाते हैं जाके, शराब के स्कैंडल के साथ जुड़ जाते हैं जाके। तो इसने कहा था कि आपकी सेहत खराब कर रहा है। अपने जब इलेक्शन कैंपेन में जब ये खिताब करता था ना चंद्राबाबू नायडू, तो कह रहा है आपकी सेहत खराब कर रहा है ये जगन मोहन रेड्डी, जो इस आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, वो आपको गैर मियारी शराब मुहैया कर रहा है। बिल्कुल, गैर मियारी शराब से आपकी सेहत खराब हो रही है। और वाकई वहाँ पे लोग महसूस करते थे कि हमारे जहाँ, जैसे हमारे यहाँ महसूस नहीं करते कि दूध नहीं हमें खालिस मिलता, हमें चावल खालिस नहीं मिलते,
खाने पीने की अशिया हमें खालस नहीं मिलते, इसलिए हमारी सेहत पे असर पड़ता है। बिल्कुल। इंडिया में ये था कि आंध्र प्रदेश के लोग जिनके साथ खिताब करता था बाबू नायडू, वो ये समझते थे वाकई सही बात कर रहा है कि गैर मैरी शराब ने आपकी सेहत खराब कर दी। ये जो रेडी है आपका चीफ मिनिस्टर, ये देता है। तो वो काम कर गया, वो काम कर गया। अब उसकी जो असल में चंद्रा बाबू नायडू तो ठीक है, इस वक्त अपनी जगह बैठा हुआ है, बड़े मजे से बैठा होगा, टांग पे टांग रख के बैठा होगा कि एक तो शराब का नारा उसका चल गया, दूसरा ये है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसके आगे पीछे हैं, ठीक है, और वहाँ से जो इंडिया या कांग्रेस है वो भी उसके आगे पीछे। लेकिन जो मेरा दिल करता है ना जिसका जिक्र करने के, वो नीतीश कुमार है। क्योंकि मेरा कई दफ़ा ऐसे लोगों को ना मेरा दिल करता है मुझे मौका मिले, मैं अपने पॉडकास्ट में इस तरह से बात करूं। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार है, ये समझ लें राजनीति का वो कलाकार है कि जिससे राजनीति सीखनी चाहिए, बजाय इस बुरा भला कहने के। जो चीज़ कामयाब होती है ना, आपने ये देखना है कि अगर आप जिसको बुरा भला कह रहे हैं, जिस वजह से बुरा भला उसे कह रहे हैं, और वो कामयाब होता जा रहा है, तो बुरा भला तो खान साहब इस वजह से कह रहे हैं कि वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है। हाँ, हर बार इलेक्शन जीत भी जाता है, और जो भी उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आवाम को, वो नारा लगा देता है। पूरा करना ना करना, कुछ करते भी होंगे जिसकी वजह से वो एक कंसिस्टेंसी है, कुछ करते और हैं। हर गवर्नमेंट का वो हिस्सा भी रहते हैं, तो वो तो चलता रहता है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं ये जो हमारे यहाँ हम अपनी दफ़ा आएंगे। इस वक्त तो इंडिया का इलेक्शन है, हमारे यहाँ को उनकी तरह का होने में अभी बड़ा अरसा दरकार है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत अरसा दरकार है। हमारा जो राजनीति का बंदा है, राजनीति तो पाकिस्तान में खैर होती नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ, हमारा बंदा जब बात करता है ना, तो कई दफ़ा मेरी हंसी निकल जाती है कि इंडिया के राजनीति के जो कलाकार हैं, तू नहीं पहुँच सकता उस तक, तू झूठ भी बोल रहा है, तू मुनाफकत भी कर रहा है, लेकिन वो कला और है जो इंडिया में बोली जाती है। पाकिस्तान में तो ऐसे लगता है जैसे इमेच्योर हैं, अभी नए नए सियासत में आए हैं। ये पहले ही हाथ में ना एक सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करता है पाकिस्तानी लीडर। नाइस, वेरी वेल ये सेड। पहले ही हाथ एक सब्ज बाग, वो सब्ज बाग दिखाते हैं पूरी बिसात बिछा के। हाँ, इनको तो सब्ज बाग अजीब व गरीब तरीका, आपको पता भी है कि सिरे से ये होना नहीं है, लेकिन करते हैं। अब ये राजनीति का जो कलाकार है नीतीश कुमार, जो बिहार का वजीर आला है और जनता दल यूनाइटेड का सरबराह है, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे ना, तो ये यूनियन मिनिस्टर था, ठीक है। और 2014 में ना नीतीश कुमार ने ना साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का। आप भारतीय जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, आप उसकी कैबिनेट में थे, लेकिन 2014 में आपने उसी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। वजह क्या थी? ये खार खाता है नरेंद्र मोदी से। नीतीश कुमार खार खाता है नरेंद्र मोदी से, लेकिन उसका इजहार ऐसे नहीं होता कि वो नरेंद्र मोदी के सामने या पब्लिक स्टेटमेंट दे। बिटवीन दी लाइन बैनल स्तूर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम जैसा बंदा गेज करता है कि खार खाता है कि यार देखो नरेंद्र मोदी फ्रॉम नो वेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये वजह थी, प्रोफेशनल जेलसी। ये इन्हें कहा खैर बात कहो, और इन्होंने अकेले ही अपनी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड था ना, उसके साथ इलेक्शन लड़ा था 2014 का। सिर्फ 2 सीटें मिली थी। सही। 2 सीटें मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार ये गड़बड़ है। तो 2015 में लल्लू प्रसाद यादव, ये पाकिस्तानी लोग लल्लू प्रसाद यादव को नहीं भूल सकते, नहीं भूलते, बिल्कुल नहीं भूलते। अगर इंडिया के कुछ लीडर पाकिस्तानी लोगों को याद हैं तो उसमें लल्लू प्रसाद यादव भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लल्लू प्रसाद बड़ा यादव मजेदार कैरेक्टर है वो भी बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा है। नीतीश कुमार भी बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा है। ये दोनों इस तरह के बंदे हैं कि लल्लू प्रसाद यादव को अगर आप याद कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे थोड़ी सी हैरत भी होती है कि नीतीश कुमार को क्यों पाकिस्तानी लोगों ने याद में नहीं रखा। 2015 में जो लल्लू प्रसाद यादव की जमात थी, राष्ट्रीय जनता दल, इन्होंने उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़ा। ठीक है। ये उसके साथ मिल गए। जब इन्होंने देखा ना अकेले में कोई बात नहीं बनती, ये उनके साथ मिल गए, इलेक्शन जीत लिया, बिहार में हुकूमत भी बन गई। लेकिन 2 साल बाद इन्होंने फिर नीतीश कुमार ने लल्लू यादव प्रसाद को खैरबाद कह दिया, यानी कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद ख़त्म कर लिया, जनता दल यूनाइटेड का।
वो कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि ये 2019 के इलेक्शन में एक मरतबा फिर करवटें बदलना ना कोई नीतीश कुमार से सीखे। 2019 में इन्होंने गेज कर लिया कि एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। जब इन्होंने इत्तेहाद किया, कामयाबी मेरे ख्याल में नहीं, यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा में जो कामयाबी मिली वो 2019 में मिली थी। उससे पहले और उससे बाद आज तक वो कामयाबी नहीं मिली जिस लेवल की कामयाबी मिली थी। ये मस्ती में आ गए। 2020 का इलेक्शन था, बिहार स्टेट का सूबाई इलेक्शन था। इसमें क्या कमाल हुआ, इसमें 43 सीटें जीती नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने और 74 सीटें जीती बीजेपी ने। अच्छा। और चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? नीतीश कुमार। सही यार, जिसकी पार्टी 43 सीटें जीती है और बीजेपी 74 सीटें जीती हैं सूबाई, तो बीजेपी का होना चाहिए था ना चीफ मिनिस्टर। लेकिन नीतीश कुमार यादव, इनको सदके जाऊं, कमाल के बंदे हैं कि ये बन गए चीफ मिनिस्टर। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 2022 में फिर दोबारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके मिल गए। हुकूमत बना भी ली, जिनकी ज़्यादा से निश्चितें थी, बीजेपी की ज़्यादा निश्चितें थी, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसके बावजूद आप देखें ना कैसा कमाल का ब्लैकमेलिंग भी साथ चलती थी। राजनीति में कुछ चीज़ें साथ साथ चल रही होती, मेहरबानी भी चलती है, आंखें दिखाना भी चलता है, ब्लैकमेलिंग भी चलती है, औखापन भी चलता है, घुटनों और पैरों को हाथ लगाना भी चलता है। वक्त के साथ ये चीज़ें बदलती हैं। जो बंदा प्रॉपरली वक्त के साथ ये चीज़ें करेगा ना, वो कामयाब होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। अब इसने 2022 में ये किया। 2024 का ये जो साल गुजरा ना, ऐसे लगा जैसे नीतीश कुमार तो कभी पीर की सुबह को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते थे और मंगल की सुबह को वो कांग्रेस के साथ होते थे। ठीक है। और बुध की सुबह को वो दोनों के साथ नहीं होते थे, और जुमेरात को फिर वो बीजेपी की तरफ चले जाते थे, और जुम्मे को फिर वो कांग्रेस की तरफ चले जाते थे। ये 2024 का साल नीतीश कुमार ने ऐसे गुजारा। सही। यानी कि अब अंदाजा कर लो कि इंडिया का जो इत्तेहाद बना इंडिया के नाम से, जिसमें 26 जमातें थी, खुदाई कसम पेश रहा कौन? नीतीश कुमार। वो इत्तेहाद बन गया। ये समझे नीतीश कुमार कि अगर नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो मैरिज की मसला है। ये उम्मीद करके बैठा हुआ था कि इत्तेहाद जो बना है इंडिया के नाम से, ये मुझे कहेंगे कि अगर इंडिया इत्तेहाद जीत गया 2024 के इलेक्शन में, तो नीतीश कुमार आप प्राइम मिनिस्टर हो। किसी ने घास नहीं डाली प्राइम मिनिस्टर। भाई राहुल गांधी बैठा हुआ है, कांग्रेस बैठी हुई है यार, एक लंबी लिस्ट है। कमाल करते हो, ये बीच बैठा है करके कि मैं, लेकिन सब करैक्टर तो है ना। अच्छा, जब उन्होंने घास नहीं डाली ना, फिर ये दोबारा मजबूरी नीतीश कुमार की कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया। ठीक है। अब इधर आया, अब मसला बन गया इस एक वक्त में जब आप और मैं बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को 31 सीटों की जरूरत है। अगर तो 31 सीटें उनको मिल गई अपनी जमात की, ये जो काउंटिंग चल रही है, अगर मिल जाती हैं, वो 272 नशिस्तें का टारगेट हासिल कर लेती हैं विदाउट एनी इत्तेहाद, विदाउट एनी। हाँ, फिर वो घास नहीं डालेंगे, ना चंद्रा बाबू नायडू को डालेंगे, ना नीतीश कुमार को डालेंगे। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अगर ये 31 का जो फर्क है ये रहा अपनी जगह पर, फिर चंद्रा बाबू नायडू भी बायां पैर दाएं पैर पे रखेंगे और नीतीश कुमार दायां पैर बाएं पैर पे रखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी झुका होगा, बीजेपी झुकी होगी, और इसी तरीके से जो इंडिया इत्तेहाद है, कांग्रेस वगैरह, ये झुकी होगी। हाँ, सब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाते हैं। आपको क्या लगता था कि कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म कर देगी? बिल्कुल नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कांग्रेस के साथ 2014 और 2019 में ऐसा हुआ कि एक इलेक्शन में 44 सीटें, एक इलेक्शन में 52 सीटें।
अब मैक्सिमम मुझे तो ऐसे डर लग रहा था कि ये ना हो कि कांग्रेस 2014 2019 के मुकाबले में और कम ना करनी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल डबल पे गई है, हाँ दुगना। 93 तक सोच रहे थे हम लोग कि 93 90 इतनी ले सकेंगे। ये भी मैंने नहीं सोचा था, अच्छा, मैंने नहीं, कांग्रेस के बारे में मैंने 90 भी नहीं सोचा था, उससे भी मैंने कम। वही था कि 40 50 60 अच्छा। पे ले, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिस तरह हुकूमत कर रहे थे और जिस तरह से उनके वसाइल के ऊपर जिस तरह से उनका हाथ पड़ा हुआ था हुकूमती वसाइल के ऊपर, उससे पहले हुकूमती वसाइल को इस तरीके से किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे थे। वो तो सिरे से लगी नहीं, मैं तो कह रहा था 400 से ऊपर जाएगा। ये नरेंद्र मोदी नहीं कहता था कि मैं 400 लूंगा, ये अब्दुल सत्तार खान को भी बिल्कुल जिस तरह आपने वो बताया था मिशन 144, मिशन 144, और तो ये था कि 400 से ऊपर जाएंगे, हाँ, ठीक है, अप्रोच भी बड़ी प्रैक्टिकल थी वो, और उनके थे। अब ये बिल्कुल शॉकिंग सरप्राइज था कि ये इस तरह से आएगा। और मैंने अपना जो शो में जो बात की थी कि जिसको मैंने सिंबॉलिक बनाया था कि राहुल गांधी को कांग्रेस को ये करना ही नहीं चाहिए था। वो क्या था, अमेठी और रायबरेली 2 नशिस्तें हैं उत्तर प्रदेश में, सही, जो कि कांग्रेस के पुरखों की फ्रॉम द डे वन इनके पुरखों की नशिस्तें हैं, ये यहीं से लड़ते हैं, या अमेठी से लड़ेंगे या रायबरेली से लड़ेंगे। अमेठी से हार गया था 2019 में, राहुल गांधी हार गया था, ठीक है, और स्मृति ईरानी के हाथों हार गया था, अब बड़े बुरे तरीके से हार गया था। दैट वाज द शॉकिंग सरप्राइज। 2019 का जो सबसे बड़ा अपसेट था वो अमेठी से राहुल गांधी का हारना और स्मृति ईरानी का जीतना। बिल्कुल ठीक है। स्मृति ईरानी उसी बिना पर बाद में यूनियन मिनिस्टर वफाकी वजीर भी बन गए। बिल्कुल बड़ा इस मरतबा जब 2024 में इंतखाबात हो रहे थे तो मैं यही देख रहा था कि अमेठी का क्या राहुल गांधी दोबारा अमेठी की नशिस्त से इलेक्शन लड़ेगा कि नहीं। मैं कल्ला क्या, पूरा इंडिया इसकी तरफ देख रहा था। अब वो क्या था, वो डिले कर रहे थे। ये डिलेइंग और पेंडिंग जो था ना, ये ज्यादा घबराहट की बात होती है। आप फैसला कर दें कि आपने अमेठी से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। नॉमिनेशन पेपर करीब दिन आगे हुए थे, 1-2 दिन पहले, आखिरी दिनों में, आखिरी लम्हात में, आखिरी घंटों में किशोरी लाल को इन्होंने आगे कर दिया कि किशोरी लाल लड़ेगा अमेठी से, मैं रायबरेली से लड़ूंगा। तो ये सिंबल जो था ना, ये इशारा या साइन, ये कमज़ोरी की निशानी होती है। यानी कि पूरे मुल्क में, इंडिया में महसूस किया गया यार अमेठी में तो वो लड़ना नहीं चाह रहा, और नहीं लड़ना चाह रहा वो अलग बात है कि 10 दिन पहले कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाह रहा, बिल्कुल ऐन उस वक्त में आके वो आगे उसने किशोरी लाल को आगे कर दिया। अब किशोरी लाल अमेठी का इलेक्शन तो लड़ रहा था, लेकिन क्या सोच के लड़ रहा होगा, या इंडिया क्या सोच रहा था, या अब्दुल सत्तार खान जो आपके साथ बैठा हुआ पॉडकास्ट कर रहा है, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या किशोरी लाल हार जाएगा, ऐसे ही था। हाँ। किशोरी लाल जीत गया। किशोरी लाल ने शिकस्त दे दी स्मृति ईरानी को, और अमेठी से किशोरी लाल जीत गया। अब किशोरी लाल चंगे भले वोटों के मार्जिन से जीता है। अब ये दैट इज वेरी शॉकिंग सरप्राइज इवन फॉर मी। और इस तरह इंडिया में भी होगा कि अमेठी में किशोरी लाल 2024 में जीतता है, 2019 में राहुल गांधी वो हार जाता है। गांधी खानदान का जानशीन है, वली अहद है। मेरे ख्याल में ये सरप्राइज नहीं है, ये उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम की मैच्योरिटी है और कामयाबी है। उन्होंने चीज़ों को बैलेंस कर लिया। ये चीज़ आउट ऑफ बैलेंस हो रही थी, डिक्टेटरशिप आ रही थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ख़त्म हो रही थी। अगर मोदी 400 वोट्स ले जाता तो एक डिक्टेटर में, क्योंकि जो 12 साल से आप एक ही तरह से हुकूमत चल रहा है और एक फार्मूला बना लिया गया, जिस तरह आपने बताया मिशन 144 फिर मिशन 112, तो वो तो फिर उन्होंने अगली बार भी इसी तरह चला जाना था। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द इंडियन आम अवाम। क्या कहते हैं? आपकी बात में ये है कि मेच्योरिटी इसी को कहते हैं जी। पाकिस्तानी सियासत को भी मेच्योरिटी चाहिए। जहाँ वो पे मेच्योरिटी भला क्या होती है, शऊर भला क्या होता है। शऊर ये नहीं होता किसी एक पार्टी की हमायत करना, ये शऊर नहीं होता। सियासी शऊर होता है ओवरऑल पूरे के पूरे देख के आप। इंडिया ने साबित किया है, इंडिया के लोगों ने साबित किया है, इंडिया के वोटर्स ने साबित किया है कि वो हमसे सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा मेच्योर है। बिल्कुल। उन्होंने साबित किया है कि हमने जो आप कह रहे थे ना डिक्टेटर, उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स उनके
डीएनए में जा चुके हैं। बिल्कुल हमारे जा चुके। इधर डीएनए में डेमोक्रेटिक नॉर्म दैट नहीं इज गए। ट्रू, दैट इज ट्रू, नहीं गए। हमारे यहाँ डिक्टेटर ने, हम अवामी तौर पे भी डिक्टेटर ही चाहते अभी हैं। भी हम यही कहते हैं कि इसी तरह का मेरा एक जो बंदा है। पसंदीदा लीडर है ना, मैं चाहता हूँ कि डिक्टेटर हो, लेकिन मैं उसको जमहूरियत कहता हूँ, हाँ, लेकिन बस जमहूरियत ये नहीं होती। हम डिक्टेटर को पसंद करते हैं। इंडियन अवाम जो है ना, वो जमहूरियत को पसंद करती है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी का जो था ना 400 निश्चित, उससे भी ज्यादा जाने का 447 बनती हैं। बिल्कुल। जब 144 का मिशन था जो हाँ। उन्होंने तैयार किया था, तो 303 तो पहले थी, तो 447 447 का टारगेट था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे, और मुझे भी ऐसे लग रहा था कि 447 नहीं होंगी तो 400 जरूर होंगी, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन वो तो 300 को नहीं खान टच साहब, किया। यही कामयाबी है। नाज़रीन, इस वक्त इंडियन इलेक्शन में सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि 400 450 नशिस्तों का सोच के बैठे थे, अब 2 शख्सियतों के पीछे बैठा है। एक चंद्राबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ सोचने वाली है कि कैसे इंडियन अवाम ने बीजेपी जो कि एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रही थी इंडिया को, वहाँ पर रोका और अब सारा सिस्टम को बैलेंस किया। ये इलेक्शन के अंदर बीजेपी अगर जीत जाती और वो 400 से ऊपर सीटें ले जाती, तो जो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो जानी थी इंडियन पॉलिटिक्स में से, इंडियन डेमोक्रेसी में से। सो नाज़रीन, जो भी हुकूमत बनती है, वी विश देम ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि जो आम गरीब अवाम है उसके लिए बेहतरी होगी इंडिया में भी और दुनिया में भी। विद दैट आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शो।